नमस्कार, मैं AR गौसी आपका पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे शासन के 3 अंग के तहत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में, और जानेंगे कि विधायिका के क्या कार्य हैं और कार्यपालिका के क्या कार्य हैं और न्यायपालिका के क्या कार्य हैं। किसी भी सरकार के सामने शासन चलाने के लिए 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला है कानून बनाना, दूसरा है कानूनों के अनुसार शासन चलाना और तीसरा है जब कोई विवाद हो जाए तो कानूनों के अनुसार उन विवाद का समाधान करना। तो विधायिका का कार्य है कानून बनाना और कार्यपालिका का कार्य है कानूनों के अनुसार शासन चलाना और न्यायपालिका का कार्य है जब कोई विवाद हो जाए तो कानूनों के अनुसार उस विवाद का निपटारा करना। प्राचीन समय में जब राजतंत्रीय व्यवस्था थी तो कानून का निर्माण राजा के द्वारा ही होता था। जैसे फ्रांस में एक कहावत थी कि राजा के शब्द ही कानून है, और राजा के सारे कानून पूरी जनता पे मान्य होता था। और धार्मिक देश में, कुछ जैसे धार्मिक देश हैं, वहां धर्म ग्रंथ के आधार पर कानूनों का निर्माण किया जाता था और धार्मिक ग्रंथ जो हैं उनकी व्याख्या के आधार पर ही राज्य का शासन चलता था। और धार्मिक धर्म से संबंधित जो प्रमुख पुरोहित या मौलवी लोग होते थे उनकी व्याख्या के आधार पर धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या की जाती थी और राज्य का शासन चला जाता था। आधुनिक समय में जब लोकतंत्र आया तो कानून के निर्माण की बात हुई, तो कानून का निर्माण में जनता की इच्छा को सर्वोपरि कहा गया कि जनता की इच्छा के अनुसार कानून का निर्माण होना चाहिए और जनता की इच्छा के अनुसार कानून का निर्माण होना चाहिए। इसीलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र की शुरुआत हुई। जब कम जनसंख्या वाले देशों में तो जनता की इच्छा को डायरेक्ट जान लिया जाता है। जैसे यूरोप का एक देश है स्विट्जरलैंड कम जनसंख्या वाले देश हैं, तो वहां जनता की इच्छा को सीधे तौर पर जान लिया जाता है कानून के निर्माण में। जैसे रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, ये करा करके जनता की इच्छा को सीधे तौर पर जान लिया जाता है कानून के निर्माण में। लेकिन ज्यादा जनसंख्या वाले देश में सभी लोगों को शामिल करके कानून बनाना असंभव सी बात है और सभी लोगों को शामिल किया भी नहीं जा सकता है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की शुरुआत हुई जिसके तहत कुछ सांसद या प्रतिनिधि किसी विशेष क्षेत्र से आएंगे चुन करके और संसद में या विधायिका में कानून बनाएंगे, और यह मान लिया जाएगा कि जो प्रतिनिधि जिस क्षेत्र से चुनकर आए हैं उन जनता की इच्छाओं के अनुसार ही ये प्रतिनिधि जो कानून बनाएंगे वो कानून सभी पे लागू होगा। मतलब उस जनप्रतिनिधि के कानून को ही मान लिया जाएगा कि वो जनता की इच्छा के अनुसार ही कानून बनाया, क्योंकि जनप्रतिनिधि को जनता ने ही चुना है। तो आधुनिक दौर में विधायिका की शुरुआत हुई। विधायिका में 2 सदन आते हैं। केंद्र स्तर पर 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और जो केंद्रीय विधायिका है जिसे संसद कहते हैं, द्विसदनीय है, जहां कानूनों का निर्माण होता है। लोकसभा में जनप्रतिनिधि सीधे चुन करके आते हैं। टोटल सैंक्शन प्रतिनिधि कितना है जो संविधान में है? टोटल सैंक्शन प्रतिनिधि है 552 है। टोटल जनप्रतिनिधि 552 है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत जो यूज्ड है वो 545 है। 545 यूज्ड है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन के लिए है और 543 डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन करके आते हैं और ये संसद में कानून बनाते हैं। 2 एंग्लो इंडियन के जो सदस्य चुने जाते थे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, इनको 2020 में समाप्त कर दिया गया। इनको संविधान में संशोधन करके हटा दिया गया। अभी 543 सदस्य हैं जो लोकसभा में चुने जाते हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं। यूएसए में लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है और इंग्लैंड में इसे हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है इंग्लैंड में, जहां वो जनप्रतिनिधि हैं जो वो कानून बनाते हैं। अब आइए राज्यसभा की क्या स्थिति है। राज्यसभा की स्थिति, राज्यसभा की सदन की जरूरत उस देशों में पड़ती है जहां संघात्मक ढांचे की जरूरत होती है
और राज्यों को प्रतिनिधि दिया जाता है उस, और संघात्मक ढांचे वाले जो देश होते हैं उन देशों में राज्यसभा की जरूरत पड़ती है। और राज्यसभा में जो टोटल सैंक्शन सीट है वो है 250 सीट है। टोटल संविधान में जो सैंक्शन है 256 है, 50 है। और लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, आरपीए एक्ट प्लस संविधान की चौथी अनुसूची, संविधान में 1 से लेकर के 12 तक अनुसूचियां दी गई है, उसमें चौथी अनुसूची में राज्यसभा के में सीटों के बारे में बताया गया है, जो कि विभिन्न राज्यों में और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से कितने लोग प्रतिनिधित्व करके राज्यसभा में जाएंगे। तो सीटों की संख्या को चौथी अनुसूची में निर्धारित किया गया है। तो उसके तहत चौथी अनुसूची के तहत टोटल जो यूज्ड सीट है वो 245 सीट राज्यसभा में। इसमें से 12 सीट जो है वो राष्ट्रपति द्वारा जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट लोग हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है, नामांकित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और 233 सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा को अमेरिका में हाउस ऑफ सीनेट कहते हैं, या सीनेट ही कह सकते हैं, हाउस ऑफ सीनेट ही कह सकते हैं। और वहां अमेरिका में जो है सीनेट की जरूरत क्यों है, क्योंकि वहां राज्य जो है 50 राज्य है लगभग में, उन सबको समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। एक राज्य है तो 2 सीट दिया गया। इस तरह से 50 राज्य हैं तो 50 राज्य को 2-2 सीट करके 100 सीट दी गई है। लेकिन भारत में 1971 की जनसंख्या के आधार पर 1971 की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। जो संविधान की चौथी अनुसूची है उसमें राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों के जो सीटों निर्धारित की गई हैं वो अलग अलग हैं राज्यों में। तो अमेरिका में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यसभा में, सीनेट में। और जैसे इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड, ब्रिटेन में इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वहां राज्यसभा नाम की कोई चीज नहीं है। हालांकि इंग्लैंड में एकात्मक शासन है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी वहां सिंबॉलिक रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स को रखा गया है, जहां पर इंग्लैंड की परंपरा को और कुछ गणमान्य व्यक्ति को लाने के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स का गठन किया गया है, ताकि कुछ गणमान्य व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति जो हो वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आ सके। तो राज्यसभा का मैन गठन, भारत में जो है राज्यसभा का मैन गठन इसलिए किया गया है ताकि राज्यों को प्रतिनिधि दिया जा सके। और केंद्र अगर कोई लोकसभा में कोई कानून बनाए तो राज्यसभा उसको में भी उसको बिल, कोई बिल होता है जो केंद्र की शक्ति के अधीन होता है, और राज्यसभा में वो बिल भी पास करवाना होता है। जैसे संविधान संशोधन बिल है, उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करवाना होता है। लोकसभा और राज्यसभा से पास करने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है, जब राष्ट्रपति अनुमति देते हैं, तब जाकर के कोई भी कानून बनता है। तो राज्यसभा की स्थिति भारत में यह है कि वो राज्यों के हितों का संरक्षण करे, और राज्यों के हितों का संरक्षण करें, इसलिए इसमें राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व दिया जाता है। और राज्यों की ओर से जो विधानसभाएं हैं वहां से अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुन करके राज्यसभा में जाते हैं। 2003 में पहले ये एक प्रावधान था कि 2003 में से पहले यह प्रावधान था कि जो प्रतिनिधि जिस राज्य से आते हैं उनको वहां का निवासी होना चाहिए, लेकिन 2003 में यह प्रावधान हटा दिया है। राज्यसभा में निवास की शर्तें को हटा दिया गया है। अब आइए आते हैं राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर वही काम राज्य की विधायिकाएं करती हैं या विधानमंडल करता है। राज्य में भी 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद जो केंद्र स्तर पर केंद्र कानून बनाते हैं, वो राज्य स्तर पर राज्य की विधायिकाएं कानून बनाती हैं। जो राज्य की सूची में संविधान में 7वीं अनुसूची, संविधान में 1 से लेकर के 12 अनुसूची दी गई है, उसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें राज्य की अनुसूची में राज्य कानून बनाएंगे और केंद्रीय अनुसूची में केंद्र कानून बनाएंगे, केंद्रीय विधायिका। तो उसी में 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची के विषय हैं उसके तहत विधानमंडल कानून बनाते हैं। विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। हालांकि अब मूल संविधान में कुल 8 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था थी, और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि द्विसदन होना चाहिए। अगर कोई राज्य ये चाहे कि हमको
विधान परिषद नहीं रखना है तो वह अपने विशेष बहुमत से 2/3 बहुमत से संसद में एक रिजोल्यूशन संकल्प पारित करके संसद को भेज सकती है और संसद विधि द्वारा विधान परिषद को हटा भी सकती है। तो अभी वर्तमान में टोटल 6 राज्य में, और अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब अलग हुआ है तो 7 राज्य हुए हैं। तो 7 राज्य में विधान परिषद हैं। विधान परिषद में एक आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, दूसरा महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, और तीसरा बिहार और यूपी, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में। ये 7 राज्य में विधान परिषद हैं जो विधान परिषद का गठन किया गया है। और बाकी जगह पर विधानसभा से ही विधानसभा के द्वारा ही कानून बनाया जाता है राज्य सूची के विषय को। और विधानसभा में टोटल मैक्सिमम संविधान में कहा गया है 500 सदस्य होने चाहिए और मिनिमम 60 सदस्य होने चाहिए। मिनिमम 60 सदस्यों की संख्या निर्धारित की। लेकिन कुछ विशेष प्रावधान के तहत, जैसे गोवा है, गोवा में 30 सदस्य हैं विधानसभा के, तो इनको आर्टिकल 371 के तहत विशेष प्रावधान के तहत यहाँ पे 30 सीट है। सिक्किम है, वहाँ भी 32 ही सीट है विधानसभा के सदस्य। तो ये विशेष प्रावधान के तहत मिनिमम 60 होना चाहिए विधानसभा के लिए और मैक्सिमम 500 होने चाहिए। वैसे विधान परिषद के लिए भी है, किसी भी विधान परिषद की सदस्य मैक्सिमम जो है ना, उस राज्य की विधानसभा के सदस्य का 1/3 होना चाहिए, 1/3 से ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए कोई राज्य में 300 विधायक या एमएलए है तो उसका 1/3 मतलब 100 से ज्यादा सीट नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम विधान परिषद की सदस्य 40 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। विधान परिषद के लिए चुनाव का एक अलग है कि 1/3 सदस्य जो आएंगे वो नगर पालिका या जिला बोर्ड के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, और इसमें से 1/3 जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। जो विधानसभा जिस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है उस राज्य की विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 सदस्य जो होते हैं उस राज्य के ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं, 3 साल जिनको ग्रेजुएशन किए हुआ हो गया है, वो उनके द्वारा चुन के आते हैं। और 1/12 सदस्य जो उस राज्य में मिडिल स्कूल में, माध्यमिक स्कूल में 3 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा जो सदस्य हैं वो चुन के आते हैं। और 1/6 सदस्य गवर्नर के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, जो कला और साहित्य के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में स्पेशल उपलब्धि रखे हो, उनके द्वारा नियमित किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह विधायिका के बारे में, जो कानून बनाती है, उनके बारे में यह लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको यह लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।